हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम 3 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले मतलब कि पार्ट 9 वाले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा जब तक हम सारे क्वेश्चन पेपर को, जो कि सीटेट 2021 में हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन पेपर को जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हमारी ये नॉन स्टॉप प्रैक्टिस जो है वो चलती रहेगी। और जैसे मैं सीडीपी में कर रही हूँ वैसे ही मैं अदर सब्जेक्ट्स में भी करूँगी, लेकिन हाँ, मैं तभी करूँगी जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। नहीं तो मैं 90 से 92 वीडियोस सीडीपी की बना के तो फिर यहीं पे क्विट कर दूँगी। तो अभी हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है। और आप मेरे साथ 1400 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिर्फ सीडीपी के होंगे वो तो, और वो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो सोच लीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंचने वाली है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करते हैं, वो भी वीडियोस में और इतने सिस्टमेटिक ढंग से कि मतलब आपको हर एक पेपर कराया जा रहा है, एक भी पेपर छोड़ा नहीं जा रहा है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ विद्यार्थियों से उत्तर पूछती है। एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही विद्यार्थियों से उत्तर पूछती है। तो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के विद्यार्थियों से ही हमेशा क्वेश्चन पूछती है। तो शिक्षिका के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? शिक्षिका जो ये कार्य कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? यह पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यायोचित है। तो मतलब ऐसा आप जनरली कॉलेज या स्कूल में देखे भी होंगे कि जो टीचर्स क्वेश्चन पुट अप करते हैं उसका मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर देते ही हैं, मतलब उनका आंसर देना श्योर ही रहता है। तो टीचर का ध्यान वहीं जाता है जो बार बार आंसर देते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो क्या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए न्यायोचित है? तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि आप बार बार एक ही सेम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो और आधे बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। अगला है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे सभी श्रेष्ठ होते हैं, बस कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। और अगला है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना है। तो ये बात सही है कि विद्यार्थियों को समान अवसर से हम वंचित कर रहे हैं। अगला है कि सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रतिभाशाली होगा। तो आप कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये प्रभावशाली भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो सी होगा। तो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने का न्यायोचित तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछे, कुछ को छोड़ दे। और कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कि in order to complete her syllabus, a teacher always expect answer from a preferred group. तो लर्नर के कुछ प्रेफर्ड ग्रुप से ही वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो टीचर का जो एक्शन है वो क्या कर दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि वो अदर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी से पीछे कर रहे हैं, मतलब वंचित कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि गूढ़ज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? गूढ़ज वैकल्य का मतलब क्या होता है? गूढ़ज वैकल्य का मतलब होता है डिसकैलकुलिया। ठीक, आपको गूढ़ज वैकल्य नहीं याद रखना है, आपको डिसकैलकुलिया याद रखना है। डिसकैलकुलिया में हमें मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती हैं। बच्चों को मैथ में जो कि काउंटिंग में या फिर किसी भी तरीके से मैथ्स में जो प्रॉब्लम होती है वो गूढ़ज वैकल्य की बात उसी में की जाती है। गूढ़ज वैकल्य का मतलब है डिसकैलकुलिया जो है वो गूढ़ज वैकल्य होता है। तो कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है कि
कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो किसी के लिए भी सही नहीं है। मतलब गुणज व्याकरण क्या है, किसी के लिए सही नहीं है। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन मतलब कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन मतलब कि कैलकुलेटर देना, बच्चों को कैलकुलेटर उपलब्ध कराना और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि बच्चों को मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला है कि पाठ्यक्रम में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु, ये सब सही नहीं है यहाँ पे। और अगला है कि विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, तो ये भी सही नहीं है। आपका आंसर जो है यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा है कि डिस कैलकुलिया से बच्चा पीड़ित है, तो उसको हमें कैलकुलेटर जो है वो उपलब्ध कराना होगा और गणित संबंधी और भी सुविधाएं जो उसको चाहिए वो हमें देनी होंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया ही आपको याद रखना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, तो डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए क्या करना है टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवर शेडो रेलिवेंट इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो एक दृष्टिबाधित, आप देख सकते हैं कि डिसऑर्डर से और सेम डिसऑर्डर मतलब 4 डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया और ADHD, और एक क्वेश्चन विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब 5 डिसऑर्डर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सारे मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर हो जा रहे हैं आपके, उसमें बहुत कुछ करना भी नहीं है। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। कौन सी सामग्री जो है वो लाभदायक नहीं होगी। स्पर्शिक ग्लोब हो गया, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें हो गया, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो दृष्टिबाधित वाले जो बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन नहीं है। और स्पर्शिक ग्लोब का मतलब है कि टच करने वाला ग्लोब, तो ये भी बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ये यूज़फुल हो सकती है, तो ये भी गलत नहीं है। हाँ, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें जो है यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है उसको दृष्टिबाधित है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे अगर छोटे अक्षरों वाले पुस्तक देंगे तो वो उसको पढ़ने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको जिस भी तरीके की आँखों में प्रॉब्लम हो तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें जो है वो यहाँ पे यही एक ऑप्शन सही बनेगा। और दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, तो ये इसकी सुविधा के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। Which of the following materials will not be beneficial for student with visual impairment? तो उनको बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट हमें नहीं देना है, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको आँखों में प्रॉब्लम है, उनको उनकी दृष्टि में प्रॉब्लम है, तो उनको हमें टैक्टाइल ग्लोब हम उन्हें दे सकते हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो स्क्रीन को रीड करेगा जिससे कि वो सुन सकेंगे और समझ पाएंगे। और ब्रेल की बुक्स तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती ही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ता की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो प्रस्तुतिकरण के जो अलग अलग विकल्प होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम डाइवर्स लर्नर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस क्लास में देने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है, हमें अलग अलग पेडागोजी अपनानी पड़ती है, ताकि जो डाइवर्स लर्नर है, जो विविध आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण
प्रस्तुतिकरण के अलग अलग तरीके, मतलब कभी प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग अलग तरीके से अगर हम पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, जो कि विभिन्न अधिगमकर्ता की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि हम अलग अलग अगर विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास में जो कि अधिगमकर्ता की अलग अलग अधिगमकर्ता की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जैसे कि पठन विकार से जूझते विद्यार्थी, यहाँ पे जो है वो श्रवण पुस्तकें देंगे तो पठन विकार से जूझते विद्यार्थियों को ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी ये सही ही कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध कराना है और और उसके बाद प्रस्तुतिकरण का जो अलग अलग तरीका, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये लग जाएगा कि क्योंकि प्रस्तुतिकरण के जो अलग अलग विकल्प होते हैं अलग अलग अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते हुए विद्यार्थी, और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी बिल्कुल ही सही है। और ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं है ये सब कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो ही आप कर पाएंगे। आपको पढ़ने के लिए आप पढ़ कहाँ से भी लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? एक क्रिएटिव बच्चे में कौन सा गुण मौजूद होता है? तो आप देख सकते हैं कि अपसारी अगर होगा तो अभिसारी नहीं होगा। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये वाला तो होगा। अभिसारी का मतलब कि कन्वर्जेंट, तो ये तो नहीं होगा। तो अगर 2 को काट दिया जाए तो आंसर आपका वैसे भी आ जाएगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, तो ये जो है वो सृजनात्मक बच्चों में होती है। और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, मतलब कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट वो बना पाए, तो ये भी सही होता है। वो मतलब कुछ ऐसा क्रिएट कर पाए जो कि ओरिजिनल हो, किसी का कॉपी किया हुआ ना हो। क्रिएटिव बच्चों की ये निशानी होती है। तो यहाँ पे अगर सेकंड वाला अगर हम काट दें, अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को हटा दें कि यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड वाला जो है वो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें कि एक क्रिएटिव चाइल्ड इज़ लाइकली टू हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है उनके पास, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू नोवेल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 होगा आंसर एंड 3 होगा आंसर और 4 होगा आंसर, मतलब 2 आंसर यहाँ पे नहीं होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को अलग अलग विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगला है कि एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी ये वाला ऑप्शन भी जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें कक्षा में मूल्यांकन करते वक्त अलग अलग तरीकों का यूज़ करना चाहिए, सिर्फ एक ही तरीका यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगला है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी ये कथन बिल्कुल सही कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कहीं पे विरोध नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ है, मतलब पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरण के द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने के लिए कहती है। तो इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका जो है वो विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, अलग अलग, मतलब पहले वो एग्जाम्पल दे रही है, वो एग्जाम्पल दे रही है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों के द्वारा एकत्रित ज्ञान के आधार पर नियम निर्धारित करने के लिए कह रही है। तो एग्जाम्पल से कि रूल की तरफ जा रहा है, ये एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। तो ये किसका है, ये क्या किस में आएगा? ये किस में आएगा? तो आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल से जा रहे हैं, तो ये
इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब है आगमनात्मक, तो इंडक्टिव में आएगा। इंडक्टिव का मतलब है आगमनात्मक। तो किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक विद्यार्थी अलग अलग उदाहरण दे रही है और उन उदाहरणों को उदाहरण के द्वारा एकत्रित ज्ञान के आधार पर नियम निर्धारित कर रही है। तो ये किस में आएगा? ये एग्जाम्पल से रूल बनाना, ये इंडक्टिव में आता है। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ भी इंडक्टिव में आता है। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, ये दोनों कहाँ पे आते हैं? ये इंडक्टिव में आते हैं। इसमें क्या किस में आते हैं? आगमनात्मक तर्क में आते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। आगमन और निगमन में लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आप इससे एक क्वेश्चन अपना बना कर लेके जाएंगे। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं और से क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन पेपर है और इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और इसमें आपको कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं कि बहुत कुछ बड़ा करना है या कुछ ऐसा करना है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप इसको बस यहीं पे, अब जैसे मैंने बोला, आपने पढ़ा है क्योंकि आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है, जहाँ भी किया है, कुछ भी किया है, तो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख के रख लीजिए कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ आगमनात्मक है, इंडक्टिव है। और रूल से अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ चले जाएं या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले जाएं, तो ये क्या होगा? ये निगमनात्मक हो जाएगा। तो आपको ये दोनों ही लिख के रखने हैं कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना है तो हमें आगमन होगा, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना है तो निगमन होगा, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है तो निगमन होगा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है तो निगमन होगा, नियम से एग्जाम्पल उदाहरण की तरफ जाना है तो निगमन होगा। तो ये दोनों ही बातें आपको नोट करके एकदम अच्छे से रखनी है। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा था नहीं, इंडक्टिव इसका आंसर था। अ टीचर टू टीच अ कॉन्सेप्ट अ टीचर इज़ गिवन मल्टीपल एग्जाम्पल्स, और उसके बाद जो है वो रूल बनाने के लिए बच्चों से बोल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में होता कि एक टीचर जो है वो एक मतलब सिद्धांत बता दी है, मतलब एक रूल बता दी है और उस रूल के बेस पे एग्जाम्पल जनरेट करने के लिए कह रही है, तो ये डिडक्टिव हो जाता, निगमन हो जाता। तो ये दोनों ही बातें आपको लिख के रखनी है, अच्छे से रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी की सहकारिता के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियम का निर्धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करनी चाहिए। विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कक्षा को चलाने के लिए? तो स्वयं ही कठोर और अटल नियम, कठोर और अटल नियम की बात तो हमें बच्चों के ऊपर करनी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत भी हमें बच्चों की नहीं करनी है, ये भी नहीं है। मापदंडों का पालन ना करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करना, मतलब उन्हें नीचा दिखाना, तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं सही है। अगला है कि डी ऑप्शन अगर हम देखें तो मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता लेना, क्योंकि हमें कोऑपरेट करना है बच्चों के साथ, मतलब हमें उनका सहयोग चाहिए। तो कोई भी हम नियम या मापदंड निर्धारित कर रहे हो, उसको स्थापित करते समय हमें विद्यार्थियों के हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हमें विद्यार्थियों के हेल्प की ज़रूरत होगी ताकि बच्चे जो है वो खुद अगर रूल बनाने में हेल्प करेंगे तो वो रूल को तोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड, बच्चों का सहयोग बच्चों के सहयोग के लिए लेने के लिए एक क्लासरूम मैनेजमेंट में एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो इस्टेब्लिश नॉर्म एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो खेल कूद के समय पे बच्चे सीखते हैं, घर में भी सीखते हैं और कक्ष में भी सीखते हैं, तो इसमें तो कुछ भी अलग था नहीं। इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है कि हम खेल कूद वाले प्लेस पे भी बच्चे सीखते हैं और मतलब स्कूल में भी सीखते हैं, घर पे भी सीखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रेन, गेम्स एंड प्ले, होम हो गया एंड क्लासरूम हो गया, तीनों में बच्चे सीखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए प्रभावशाली नहीं है? ऐसी कौन सी तकनीक ही है जो बच्चों के समस्या समाधान कौशल के लिए प्रभावशाली नहीं है? तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं चर्चा में भाग लेने के लिए और मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करने के लिए। तो प्रोत्साहित करने की बात जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, पॉजिटिव नहीं ढूंढना। तो ये तो ऑप्शन आंसर हमारा नहीं होगा। अगला है कि समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन और विचार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चों को यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमें हमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ढूंढना है इसमें से। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, तो ये भी सही नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री जो है प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे करके सीख पाएंगे। हर समस्या के लिए, यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है कि कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक कि मैथ्स की प्रॉब्लम है और उसके लिए कोई एक रूल जनरेट कर दिया गया है कि इसी रूल से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मतलब हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित, जो कि पहले से कहीं निर्धारित की जा चुकी है, और उसके स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करने पर बल देना। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है वो उतना सही नहीं है। तो यहाँ पे तीनों आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट ही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो डी ही बनने वाला है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। Which of the following is not an effective way to facilitate problem solving skill among student? तो कौन सी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा नहीं देगी चारों में से? तो आप देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए बार बार वही चीज़ एक प्री डिटरमाइंड तरीके का यूज़ करना और उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करने की बात जो है वो सही नहीं होगी। और बच्चों को डिस्कशन में भाग लेना और उनको मतलब इनक्रेज करना स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन के लिए, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना बच्चों से पॉजिटिव है ये तो। और वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल बच्चों को देना, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण कौन सा है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। तो संरचनावादी में अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय नहीं होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक बल देते हैं, याद करने पर बिल्कुल भी बल नहीं देते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ये भी बिल्कुल ही गलत है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि कक्ष में पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो लर्नर पैसिव नहीं होने चाहिए और मेमोराइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं इसमें। और उसके बाद जो है वो नॉट इनकरेज्ड की बात नहीं होती है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, बच्चे जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, ना कि हतोत्साहित करना होता है। द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है कि बच्चे अपने पिछले अनुभव से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यही तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते ही हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? चारों में से ऐसी कौन सी विचारधारा है जो बच्चों के अधिगम में अवरोधक है या फिर बच्चों के अधिगम में बाधा है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां नज़रअंदाज करना लज्जाजनक कार्य है। और त्रुटियां अधिगमकर्ता की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चों के अधिगम में अवरोधक क्या बाधा बनने वाली है। तो गलतियां जो है वो अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर हम गलत करेंगे तो ही हम सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि हमें अवरोधक ढूंढना है, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है
और उसे हम शेमफुल फील कराते हैं, तो वो बहुत ही गलत काम है कि बच्चों के कहे कि हाँ तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरीके से बातें अगर हम बच्चों के सामने कहते हैं कि तुमने ऐसा गलती कर दिया, तुम्हें क्लास के सारे बच्चों ने नहीं किया, तुमने ही ऐसा गलती कर दिया, तो इस तरीके से अगर आप लज्जा बच्चों की गलतियों को अगर आप लज्जाजनक करके संबोधित करते हैं या फिर उसे मानते हैं, तो ये बच्चों के सीखने में जो है वो अवरोधक हो जाएगा। त्रुटियां जो है वो अधिगमकर्ता की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो गलतियां बच्चे करते हैं जिससे इनको समझ में आता है कि वो मतलब उनकी समझ क्या है, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर उनकी समझ को वो दर्शाता है। और अगला ऑप्शन है कि ये भी आंसर नहीं था हमारा, आंसर तो हमें मिल गया है, यही है। अगला है कि अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि त्रुटि, यहाँ पे यही होगा। ये मतलब पॉजिटिव में आ गए ना ये सारी चीज़ें। तो अंतरालों त्रुटियां जो है वो बच्चों के कॉन्सेप्ट को बता रही हैं, बच्चों को डांटे नहीं बल्कि उन्हें प्रश्न पूछने का या फिर गलतियां करने का मौका दिया जाए और फिर उसे ठीक भी किया जाए। तो ये सब पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन नेगेटिव में क्या आएगा कि अगर हम बच्चों की गलतियों को ही लज्जाजनक कार्य मान लेंगे कि बच्चे गलती कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है कि इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन ऐसी गलतियां कर रहे हैं, इतनी बार बताने के बाद भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मतलब बच्चों की सीखने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें कि एरर पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सब कॉमन सेंस पे बेस्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिलीव टू अ टीचर टू डेट्रीमेंटल ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर जो है वो पार्ट होते हैं। आप इसको लिख कर रख भी सकते हैं कि एरर के बारे में 2 4 3 पॉइंट आप लिख के रख भी सकते हैं कि एरर आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। मेकिंग एरर्स इज अ शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर्स, मतलब बच्चों के लिए शेमफुल एक्ट है लर्नर के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है और यही हमें गलत ऑप्शन को ही चूज करना था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो है एरर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू द गैप्स इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, मतलब बच्चों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बताती हैं वो, और क्या भी लैक कर गए हैं वो भी बताता है उसमें। एंड लर्नर मस्ट बी गिवन द स्पेस टू मेक एरर विदाउट फियर ऑफ बीइंग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सॉरी बी ऑप्शन सही है, सी नहीं बी ऑप्शन सही है कि मेकिंग एरर्स इज अ शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर्स। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। मतलब कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन जो कि बाहर से आ रहा हो। बाहर से आने वाला मोटिवेशन ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, कुछ समय तक रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। काम करने का जो मोटिवेशन होता है ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन जो है अलग अलग स्रोतों की सहायता लेता है। नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोत से खोज करता है, तो वो इनाम पाने के लिए कर रहा है। यहाँ पे अधिगम को दृढ़ करने के लिए करना मतलब अपने सीखने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, मतलब कि आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। आपको ये मोटिवेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में, आप नोट कर रहे हैं कि नहीं, मोटिवेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कॉमन सेंस पर बेस्ड आए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, और इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन से क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। तो आपको ये नोट करके रखना है कि अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो इंटरनल मोटिवेशन होगा। तो ये इंटरनल मोटिवेशन है आपका, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल की बात पूछ रहा है। उसके बाद नगद इनाम पाना, तो मतलब बाहर से हमें कोई इनाम दिया जा रहा है कि आप इस काम को करो तो आपको ऐसे पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है और यही आंसर है। अगला है कि सितारा अपने संतोषण का मतलब है अपने खुद की संतुष्टि के लिए अपनों से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, मतलब फीडबैक लेती है अपने बारे में। तो ये जो है वो इंटरनल मोटिवेशन है, क्योंकि वो अपने संतोष के लिए ले रही है, कोई बाहरी तरीके से कि दूसरों के लिए नहीं ले रही है, वो अपने लिए कर रही है, अपने संतोष के लिए कर रही है। तो ये इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होगा ये। अगला है कि अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए
के कुलमित जो है वो क्या है, क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो अपनी अभिरुचि और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से क्रियाकलाप करना, ये क्या है, ये भी इंटरनल मोटिवेशन है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर हम कोई भी चीज़ खुद से प्रेरित होकर खुद के लिए कर रहे होते हैं तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। अगर हम कोई भी चीज़ बाहरी दिखावे के लिए या बाहरी चीज़ से अगर हम मोटिवेटेड हैं तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, और एक्सटर्नल ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, इसलिए इंटरनली मोटिवेट जो रहता है वही आगे बढ़ पाता है। तो नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज कर रहा है। तो ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो रेयान रिसर्चेस फॉर मेनी रिसोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइज के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो यही एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है। और निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को ये दर्शा रहा है? ये प्रतियोगिता और संज्ञान को दर्शा रहा है, संज्ञान और संवेग को दर्शा रहा है, आनुवंशिकता को तो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है ये, आनुवंशिकता और वातावरण को तो ये एकदम ही नहीं दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? प्रतियोगिता को भी नहीं दर्शा रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या है? ये संवेग है और संज्ञान है। संवेग और संज्ञान से हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उन्होंने अलग तरीके से बनाया हुआ है। ये इन्होंने करंट पे बना दिया है कि जो भी हमारे रियल लाइफ में सिचुएशंस चल रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। लेकिन संज्ञान और संवेग जो है वो दोनों ही इंटर रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है। तो बच्चे जो है वो जब नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं कोविड की वजह से, तो इसका प्रभाव उनकी संज्ञान और संवेग पर पड़ा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आए हुए हैं। During the COVID-19 pandemic has negatively affected the performance of students in the examination. Which of the following relationship is highlighted in this statement? तो इस स्टेटमेंट में कौन सा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं? तो कॉग्निशन एंड इमोशन का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः क्या होता है? अधिगम अधिक सार्थक होगा और प्रभावशाली होगा अगर वो शिक्षक निर्देशित होगा, नहीं। सहपाठियों के द्वारा निर्देशित होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, बिल्कुल भी नहीं, सहपाठियों के द्वारा भी नहीं। यहाँ पे अगर खुद की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अधिगम यही प्रभावशाली होगा। सबसे ज़्यादा अधिगम कहाँ पे प्रभावशाली होगा? अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा अगर वह मुख्यतः, इसमें ऑप्शन तो नहीं है 1 2 3 4, छूट गया क्या 29 वाला क्वेश्चन? अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होता है? अगर वह खुद के द्वारा निर्देशित हो। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। आपको पता है कि आप कहाँ पे मैथ्स में कमज़ोर हैं, कि आप साइंस में कमज़ोर हैं, या फिर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं या हिंदी में कमज़ोर, आपको ही पता है अपनी कमियाँ। तो जब अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली तब होगा जब वो खुद से निर्देशित होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। अगर हम देखें कि लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज़ मेजरली टीचर डायरेक्टेड होगा, तो नहीं। डायरेक्टेड बाय पीयर्स भी नहीं, टेक्स्ट सेंट्रिक भी नहीं, सेल्फ डायरेक्टेड होगा तो ही अधिगम ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। तो अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, और आज का हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर भी प्राइमरी वाला पेपर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जूनियर वाले क्वेश्चन पेपर को करेंगे, जो कि 3 जनवरी को हुआ था। जूनियर का जो पेपर 3 जनवरी को हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर को अब हम करेंगे। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ये क्रम जो है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, और हम 2021 के पूरे 1400 क्वेश्चन बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारा पार्ट है वो 10वां पार्ट है, और इसके पहले मैंने 9 पार्ट में वीडियोस बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, और प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको चैनल के कॉन्टेंट पसंद आ रहे हो तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।